हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो से हम लोग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पहले डिवाइसेस जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। बट वहां तक पहुंचने से पहले बेस बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए ये वीडियो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का बेस है। इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पांच डायग्राम्स बनी है ना, वो ये बेस है किसी भी पावर प्लांट में एनर्जी प्रोडक्शन का। और चाहे वो पावर प्लांट थर्मल हो जैसे बठिंडा में था, चाहे वो पावर प्लांट भाखड़ा डैम जैसा हो जहां पे टरबाइन हम पानी के थ्रू घुमाते हैं, चाहे वो पावर प्लांट हमारा विंड मिल की तरह हो जो वहां पे हवा की एनर्जी विंड एनर्जी यूज करते हैं, या चाहे वो गैस टरबाइन हो। सबका प्रिंसिपल बेसिक, ओ भाई बेसिक प्रिंसिपल पता है क्या है? वो बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन पांच डायग्राम की हेल्प से ना, और एक प्यारे बच्चे मोनू की हेल्प से हम समझेंगे कि ईएमआई कैसे हमारे घरों तक रोशनी या लाइट पहुंचा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आपने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वेर द एंटायर फॉर्मूला अगर इसको खोल दे क्या बनता था, बी ए कोसाइन थीटा। ओ भाई जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स आती थी, क्या आती थी? मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कोसाइन थीटा। उसके अंदर जो एंगल थीटा होता था वो किसके बीच में होता था? और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और उस पर्टिकुलर लूप के या कॉइल के एरिया वेक्टर के बीच में। किसके बीच में? एरिया वेक्टर के। और उसका फॉर्मूला क्या होता था? बी ए कोसाइन थीटा। अगर एन नंबर ऑफ लूप्स हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता था? एन ए बी कोसाइन थीटा। एक बात याद रखना, थीटा ने इसको हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। कैसे? ओ भाई ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी। अब मैंने फाइंड कर लिया यूनिट, एक 2 पाई एंगल कवर करने में टाइम पीरियड टी लग रहा है, यूनिटरी मेथड लगाओ। थीटा एंगल कवर करने में कितना टाइम लगेगा? ये मान लेते हैं कि टाइम टी के अंदर थीटा एंगल कवर हो रहा है, तो क्या करें? 2 पाई बाय टी के अंदर यूनिट एंगल कवर हो रहा है, टाइम टी के अंदर कितना कवर होगा? थीटा। तो थीटा को हम रिप्लेस कर लेते हैं ओमेगा टी के साथ। यूनिटरी मेथड लगाया, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। इसके बाद ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस डी फाई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते थे हम लोग। हमारी वैल्यू डिफ्रेंशिएट करके क्या बन जाती थी? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ गई होगी। डिफ्रेंशिएशन ये बहुत इजी पार्ट था, ये था क्वांटिटेटिव पार्ट। इसकी क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन अभी मैंने नहीं दी है, ये इसका सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है जो आपने आराम से कर लिया होगा। अब ध्यान दो जरा, मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा फंक्शन है? एक हार्मोनिक फंक्शन है, लेकिन कोसाइन की टर्म में। और हमारा ईएमएफ क्या है? साइन की फॉर्म में फंक्शन बना है। अब इस चीज को ना हम यहां पर देखते हैं। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया, एक लूप ले ली, एक कॉइल ले ली, ए बी सी डी करके एक कॉइल ले ली, और यहां पे मैंने नॉर्थ और साउथ और एक मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ पोल राइट में था, और एक मैग्नेट ले लिया जिसका साउथ पोल लेफ्ट में था इस लूप के। अब अगर देखा जाए, मान लो मेरे हाथ ये राइट हैंड मेरा नॉर्थ पोल है, लेफ्ट हैंड मेरा साउथ पोल है। तो अगर ये इस तरह प्लेस है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? राइट से लेफ्ट। उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। अब ये हमारी जो लूप है, जो हमारी ये कॉइल है, इसके अंदर इनिशियली कोई करंट नहीं है, ये कुछ इस तरह की है। और मान लो जो ए बी वाली वायर है ना, वो ऊपर जो ब्लू जो मैंने स्टेप लगाई है, ये आप देख सकते हो ब्लू वाली, ये ए बी रिप्रेजेंट करती है, और नीचे वाली ये रिप्रेजेंट करेगी सी डी। अब मैंने क्या किया, इसको धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे क्लॉकवाइज टर्न देनी शुरू कर दी। और ये क्लॉकवाइज टर्न देके मैंने 90 डिग्री, मैं मान लो कि पहले बार 90 डिग्री तक पहुंच गया। मैं एट एनी इंस्टेंट दिखा रहा हूं, और वो इंस्टेंट कौन सा? जब मैंने 90 डिग्री पे देख रहा हूं जब। अब मैंने मेरी कॉइल को 90 डिग्री से जब रोटेट कर दिया, तो मैं ये इस तरह कह सकता हूं, जो मेरी ए बी वायर थी, जब ये ब्लू वाली वायर थी, इसको एक तरह से मैंने नीचे की तरफ फोर्स लगा दी। या अगर मैं कपल के फॉर्म में देखूं, इसको ब्लू वाली को नीचे और जो दूसरी वाली है उसको ऊपर, कपल लग गया है इस पे, ये नीचे आ गई, इसको टॉर्क लगा के मैंने नीचे घुमा दिया। एक तरह से ना
इस पर्टिकुलर वायर पे नीचे फोर्स लगी है, इस वायर पे ऊपर की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। ऐसे करने के बाद मेरी कॉइल कुछ इस तरह की दिखेगी और ये फ्लैट हो चुकी होगी। अब इसके अंदर एरिया वेक्टर पता है क्या है? वो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो क्योंकि एरिया वेक्टर ना इस वक्त ऊपर की तरफ आ जाएगा। किस तरफ आ जाएगा? ऊपर की तरफ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इस तरह। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी? 0। ओ भाई, ये पता है क्या बताता है कि जैसे ही मैं 0 से 90 डिग्री तक पहुंचा, मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम से 0 हो गई। और मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियली क्या थी? मैक्सिमम NAB। और जैसे ही थीटा 90 हो गया तो मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गई? 0। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया? और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया? NAB। और बेसिकली मैक्सिमम चेंज आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स में। इसी करके यहां पे ये पर्टिकुलर वैल्यू पे मैक्सिमा बना है। अब इसके अंदर और लूप के अंदर अब ना एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्यों इंड्यूस होगा? क्योंकि मेरी लूप के अंदर मेरा और मेरी कॉइल के अंदर मेरा करंट इंड्यूस हो गया। ऐसा कारण था क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गई। मेरी लूप के अंदर ना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गई, जिस करके यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट आ गया या इंड्यूस्ड EMF आ गई। अब अगर डायरेक्शन फाइंड की जाए, अगर इनिशियली मेरी लूप कुछ इस तरह थी, इसको मैंने क्लॉकवाइज टर्न कर दिया। देखा जाए मैंने इस पर्टिकुलर AB वायर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दी। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो लगाओ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और लगाते हैं, चलो जी। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी इंडेक्स फिंगर रखूं और फोर्स की डायरेक्शन में थंब रखूं, फोर्स कहां लगी? डाउनवर्ड। तो मेरी इंड्यूस्ड EMF या करंट कहां आएगा? पीछे की तरफ। तो यहां पे मैंने AB के अंदर जो एरो डाला ना, डिजाइन के लिए नहीं डाला, यहां पे मैंने करंट की डायरेक्शन शो की है यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ गई होगी। अगर इसी तरह हम CD लाइन के लिए देखें, ओ भाई अगर CD वायर के लिए देखें तो पता है क्या हुआ होगा? जैसे ये मैंने नीचे की तरफ की तो इसको, वो मेरी CD वायर को ना ऊपर की तरफ फोर्स लगी होगी। इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगी, इसका मतलब पता है क्या हुआ? वो इसका मतलब हुआ कि अब ध्यान से देखो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करो। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स लगाई ऊपर को, करंट कहां आ गया? बाहर की तरफ। वो इस डायरेक्शन में करंट आ गया। ध्यान दे लो, यहां बाहर की तरफ करंट आ गया। अब इस पॉइंट के ऊपर मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स तो 0 हो गई, लेकिन EMF कितनी हो गई? मैक्सिमम। अब जैसे ही मैं आगे टर्न करूंगा इसको, और जैसे ही इसको मैं यहां से नीचे और दोबारा 90 डिग्री और कवर करने की कोशिश करूंगा, अब पता है क्या होगा? ओ भाई मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स फिर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब मेरा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ओ अब ये देखो, पहले मेरी इनिशियली मेरी कॉइल कुछ इस तरह थी, मैंने इसको 90 डिग्री के टर्न के बाद देखा। अब दोबारा जब 90 डिग्री के टर्न के बाद देख रहा हूं ना, तो मेरी AB वायर तो नीचे आ चुकी है, लेकिन जब मैं यहां से नीचे लेके जा रहा था, अगेन मैंने इस तरह फील हुआ जैसे AB को डाउनवर्ड फोर्स लगी हो, और जो मेरी CD वायर है ऊपर वाली, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगी हो। तो फिर राइट हैंड रूल लगाओ। कौन सा रूल? राइट हैंड रूल लगाओ फ्लेमिंग जी का। वो क्या कहते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर, इनिशियली मेरी मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? वो तो हमेशा इधर है। फोर्स नीचे को लगी तो करंट कैसे आएगा? उस तरफ, पीछे की तरफ। तो AB के अंदर करंट फिर पीछे आ गया। अब ये कौन सी ओरिएंटेशन है? ये वाली। जब मेरी AB वायर कहां आ चुकी है? नीचे की तरफ। ब्लू वाला जो स्ट्रिप है कहां आ चुकी है? नीचे की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। और उसी तरह CD के अंदर भी फोर्स जब लगी थी ऊपर की तरफ, तो इसमें करंट आया कुछ C से D की तरफ। मतलब इसमें जो करंट आया वो कैसे निकालेंगे? वो इसके अंदर फोर्स ऊपर लगी, मैग्नेटिक फील्ड राइट टू लेफ्ट, करंट आ जाएगा C से D, करंट आ जाएगा C से D। वो C से D की तरफ करंट आ गया। लेकिन इसके बाद पता है क्या होगा? अब मेरा ना जो नीचे वाली लाइन है AB वायर है, अब दोबारा मैंने अगर देखा जाए टर्न दिया 270 पे चेक करूं, तो ऐसे फील होगा जैसे AB वायर को ऊपर की तरफ फोर्स लग रही हो। वो AB वायर को ऊपर की तरफ फोर्स लग रही हो, तो इस केस में पता क्या होगा? वो AB वायर इधर आ जाएगी। इसको ऐसा फील होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि AB को फोर्स ऊपर लग रही हो। मैग्नेटिक फ्लक्स इधर, तो करंट AB में आ गया B2A।
ओ भाई ये चेक कर लो बहुत ध्यान से, इस लूप की ना, इस लूप की दुनिया बदल गई। क्यों? और क्योंकि ए बी वायर में पहले करंट जा रहा था ए से बी, अब हो गया बी से ए। उसी तरह चेक करके देखना, जो डी टू सी है, पहले करंट सी टू डी जा रहा था ना, अब करंट हो जाएगा डी से सी। लेकिन क्योंकि हमारा करंट रिवर्स हो गया, और हमारी जो ईएमएफ होगी ना, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करनी शुरू कर देगी। जैसे ही हमारा फ्लक्स जीरो हो जाएगा, मतलब 270 डिग्री पे हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अगेन जैसे ही मैं कॉइल को रोटेट करके 360 डिग्री, मतलब पूरी एक कंप्लीट टर्न कंप्लीट कर दूंगा, पूरी टर्न कंप्लीट कर दूंगा, तो अगेन मेरी ईएमएफ हो जाएगी जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। इसके अंदर भी चेक कर लो, अगर मैं ए बी की बात करूं, और ए बी को इस तरह, इस बार भी क्या होगा, ऐसे लगेगा कि फोर्स हमने 270 तक देखा, अगर यहां से 360 का टर्न कंप्लीट दे दूं, ऐसे लगेगा कि ए बी वायर को फोर्स ऊपर की तरफ लगी हो और सी डी वायर को नीचे की तरफ। तो अगर ए बी को ऊपर की तरफ फोर्स लग गई, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ए बी को फोर्स ऊपर, तो करंट कितना किस डायरेक्शन में आ गया? मेरी तरफ, मतलब यहां बार की तरफ, बी टू ए। इसी तरह डी टू सी आ जाएगा करंट सी डी वायर में। मैं उम्मीद करता हूं आपको डायरेक्शन ऑफ करंट समझ आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह पता लग गया होगा कि इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह ग्राफ समझ आ गया होगा, ये ऊपर क्यों बना और ये नीचे क्यों बना। ये पर्टिकुलर चीज हमारे आगे आने वाली वीडियोस का बेस है। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि एसी जनरेटर कैसे बनता है और डीसी जनरेटर। अब इस पर्टिकुलर चीज को बेस रख के हम यहां से एसी जनरेटर बनाएंगे और डीसी जनरेटर। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट या वाटर पावर, हाइड्रोल पावर प्लांट होते हैं, उसमें पता है क्या है, उसमें जो टरबाइन होती है ना, वो बेसिकली इस आर्मेचर कॉइल से कनेक्टेड होती है, और हम इस आर्मेचर कॉइल को घुमाते हैं। जो हमारा पानी गिरता है ना भाखड़ा नंगल में, तो वो बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज को, आर्मेचर कॉइल को घुमाता है, इसको एंगुलर वेलोसिटी देता है। उसके आसपास मैग्नेट लगे होते हैं, इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट आ जाता है और उसको हम सप्लाई करते हैं। इस तरह आपके पावर प्लांट काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एसी जनरेटर देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।